हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 और उसका ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यूनिट 4 में दो ही चैप्टर होते हैं, एक तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल को हमने दो पार्ट में निपटा लिया था। आज बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, और चूंकि इसमें भी 60 प्लस न्यूमेरिकल है, मतलब समथिंग अराउंड 65 या 64 और न्यूमेरिकल है, कुमार मित्तल बुक है, और हम लोग इसके दो पार्ट अगेन लेंगे और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आप जब भी देखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले चैप्टर के फार्मूलों की बात करते हैं। अगर आपने जब अपनी कोचिंग या अपने स्कूल में इस चैप्टर की पढ़ाई करी होगी तो आपने देखा होगा इसमें फार्मूले ढेर सारे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें सर्किट पढ़ने पड़ते हैं और एक एक सर्किट में दो दो तीन तीन फार्मूले निकल के आते हैं, तो फार्मूले कई बन जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूले लिखते हैं, फिर चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इस वाले आज की वीडियो में हम लोग करीब करीब 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोशिश करते हैं। मतलब टाइम 1 घंटे 10 मिनट तक ही क्लास ले सकते हैं, उसके आगे नहीं, ठीक। मतलब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलो, तो सबसे पहला बेसिक काम जो है अपना, वो हमेशा की तरह सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, है ना। तो सूत्र के लिए सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती करंट, प्रत्यावर्ती जो ईएमएफ होता है, जिसको आप प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, तो उन सभी के लिए हम फार्मूले लिख लेते हैं, है ना। तो याद होगा तुम्हें, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फार्मूला होता है वो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ठीक ऐसे ही थोड़ा इनको आउट कर देते हैं बाहर की तरफ, ताकि पेज कम इस्तेमाल हो। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। नेक्स्ट I बराबर, I का जो फंक्शन होता है वो भी ऐसे ही रिलेट करता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। जो E होता है उसके एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक फार्मूला निकाला जाता है, वो ये है NV A ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। NV A ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा टी एक्चुअल में थीटा के टर्म में है, तो ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो साइन 90 के लिए 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए ई का जो मैक्सिमम मान होगा, देखो जितने भी मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती हैं वो उनको नॉट के टर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जो V नॉट लिखा है वो V मतलब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, जो I नॉट लिखा है वो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो E नॉट लिखा है वो E का मैक्सिमम वैल्यू है, और E का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बताओ कितना होगा? तो साइन ओमेगा टी मतलब तो 1 हो गया, तो वैल्यू बची कितनी? NB A ओमेगा, NB A ओमेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, और ए क्या है? उस कुंडली का एरिया है जो रख करके घुमाई जाती है, जिसको तुमने आर्मेचर बोला होगा एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो में। बी क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें उसको घुमाया जा रहा है। एन क्या है? उस कुंडली के नंबर ऑफ राउंड है, मतलब फेरों की संख्या है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी को फार्मूले समझ आए होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आई एवरेज की। आई एवरेज दो साइकिल के लिए लिखा जाता है, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए। पूर्ण साइकिल में आई एवरेज 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपने शायद आई का ग्राफ जरूर पढ़ रखा होगा। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ है। अगर हम इसमें पूछे हाफ साइकिल के लिए जो करंट आएगा उसके लिए वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको लिखते हैं आई एम से, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 2 आई नॉट बाई पाई, 2 आई नॉट बाई पाई। ये होगी प्लस के टर्म में, है ना। अगर हम दूसरे हाफ साइकिल की वैल्यू पूछे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 आई नॉट बाई पाई। पाई माइनस का मतलब है कि उस सेकेंड हाफ के लिए है ना। अब बताओ, यहां से यहां तक एक चक्कर हुआ, तो एक चक्कर के लिए कितना आंसर हो जाएगा? एक चक्कर के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना वैल्यू ऊपर है ठीक उतना ही वैल्यू नीचे है। इसलिए एक चक्कर का जो एवरेज करंट होगा एसी वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं आई एवरेज हाफ साइकिल, ठीक है ना। और ये वैल्यू है 2 आई नॉट बाई पाई। और ज्यादा आप थोड़ा वैसे लिखने के लिए हम इसी में प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दें, क्योंकि इसका हम बार बार कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, इसलिए एक ही बार में निपटा देते हैं। तो ध्यान से देखो, तब ये क्या लिखा है? 2 आई नॉट बाई पाई। तो आई नॉट को तो वैसा ही लिखा रहने दीजिए, और पाई की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं 22/7 होती है। 22/7, तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 14 मतलब 14 आई नॉट बटे 22। अगर हम 14/22 को सॉल्व कर ले तो अपने को एक रियल नंबर मिल जाएगा, और वो रियल नंबर क्या है तो हम इसको यहां लिख देते हैं। और ये आपने सबने पढ़ा भी होगा 0.637 आई नॉट। कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया,
ठीक है ना। तो ये हो गया आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। अगर हम फुल साइकिल के लिए पूछे तो 0 है, ठीक, वो बात अपना याद रखना। हालांकि किसी किसी न्यूमेरिकल में पूछ भी लेता है कि फुल साइकिल के लिए बता दीजिए, ठीक। अच्छा, आई एवरेज लिखने के बाद एक नेक्स्ट चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई आरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, ये क्या होती है, ये होती है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। हालांकि इसको भी सॉल्व करने पर एक नंबर आता है, क्या आता है, क्योंकि रूट टू की वैल्यू जानते हो आप सभी 1.414 होती है, तो ऊपर हम सभी को 1 आई नॉट लिखा दिख रहा होगा। कितने आई नॉट है, 1 आई नॉट। तो अगर 1 को, यानी एक्चुअल में ये ऐसे लिखा है 1.414, तो 1 पर अगर हम 1.414 का भाग देंगे तो एक नंबर मिल जाएगा, और वो नंबर कितना, तो याद कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, है ना। तो उसी को लिख देते हैं 0.707 आई नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगली बार अगर हमें आई आरएमएस निकालना हो और हमें आई नॉट की वैल्यू पता हो, तो उस आई नॉट को 0.707 से गुणा कर देंगे तो अपने को एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे जिस प्रकार आई आरएमएस होता है, ठीक उसी प्रकार वी आरएमएस भी लिखा जाता है, वी नॉट बाई रूट टू, मतलब 0.707 वी नॉट। कोई बुराई नहीं है, ठीक। अब इसके बाद शुरू करते हैं कुछ और खास वैल्यू, है ना। प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, इनकी बात कर लेते हैं। प्रेरण प्रतिघात को लिखते हैं एक्सेल से। कैसे लिखते हैं, एक्सेल से। एक्सेल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल। क्या होता है, ओमेगा एल। और ओमेगा की वैल्यू आपको पीछे वाले चैप्टर में हमने आपको सॉल्व भी करके बताया था। कोड़ी वेग का एक्चुअल फार्मूला होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। आवृत्ति को हमने एन से लिखा है, कई टीचर एन से लिखते हैं, कई एफ से लिखते हैं, कई न्यू से लिखते हैं, तो उससे कोई बुराई नहीं है, बस याद करते रहना कि कौन सा अक्षर क्या है। ये वाला एन नंबर ऑफ फेरे है, ये स्मॉल लेटर में एन बनाए, ये आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो एफ भी लिखा मिलता है 2 पाई एन, है ना। अब याद करो तो एन के लिए फार्मूला होता है 1 बाई टी, 1 बाई टी, यानी जो आवृत्ति होती है वो सेकंड का, सॉरी टाइम का प्रतिलोम होती है। तो बताओ हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। तो ये ओमेगा के कई सारे फार्मूले निकल के आ जाएंगे, है ना। तो बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पाई एन एल, है ना। एल क्या है, एल है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। क्या है, स्वप्रेरकत्व, ठीक है ना। क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं सब, गुड। ओमेगा एल बराबर 2 पाई एन एल, ठीक। ऐसे ये तो हो गया प्रेरण प्रतिघात। अच्छा, इसमें कुछ और बातें आपको बता देते हैं, वो क्या है, यही लिख देते हैं, एसी और डीसी। इसके लिए जो एन होता है वो होता है अपने इंडियन सिस्टम में 50 हर्ट्ज, 50 एचजेड या एचडीजेड लिख देते हैं। अच्छा, जो डीसी की आवृत्ति होती है, याद रखना वो 0 होती है, ठीक है ना। ये डेटा आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एसी का जो इंडियन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज, जबकि अदर देशों में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका का मुझे याद है 60 हर्ट्ज होता है। अपने वहाँ की जो लोकल सप्लाई का जो कांस्टेंट टर्म है वो वोल्टेज है 220 वोल्ट, और जो आवृत्ति है उसकी वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और जो डीसी करंट है उसके लिए आवृत्ति कितनी है, 0 हर्ट्ज। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करने वाली है, वो क्या, अगर हमें एक्सेल निकालना हो तो एक्सेल की वैल्यू जो होगी वो एसी के लिए तो होगी कुछ ना कुछ, और अगर हम एक्सेल की वैल्यू तुमसे पूछे डीसी करंट के लिए कितनी होगी, तो ध्यान से तो 0 हो जाएगी, क्योंकि डीसी के लिए जो एन का वैल्यू है वो 0 है। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो वो फार्मूले हैं जो आपको परमानेंट लिखे उधर मिलेंगे, है ना। कुछ और बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं कितने इधर आ पाते हैं। जितने आ पाएंगे उतने लिखा देंगे, क्योंकि पूरा बोर्ड इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है, ठीक। ये तो हो गया एक्सेल के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सी। एक्सी का मतलब होता है धारिती प्रतिघात। जो एक्सेल है वो है प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। इन वैल्यूओं को भी याद रखना, याद रखना इनके मात्रक ओम है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक्सी। एक्सी बोले तो क्या है, एक्सी है धारिती प्रतिघात। धारिती प्रतिघात को हम किस अक्षर से लिखने वाले हैं, एक्ससी से, और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो बताओ हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 पाई एन सी। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो,
अगर हम एक्सी एन के लिए 50 के लिए निकालें तो अपने को कोई एक आंसर मिल जाएगा, जबकि अगर हम डीसी करंट के लिए निकालें तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं एक्सी फॉर डीसी बराबर इनफाइनाइट। ये समझ आया क्यों आया फिर से बता देते हैं। डीसी के लिए एन बताओ कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 रखा, तो जब 0 से किसी नंबर को भाग करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि डीसी करंट के लिए जो एक्सी उसका वैल्यू इनफाइनाइट क्यों हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी आवृत्ति 0 रहती है डीसी करंट की, ठीक है ना। तो ये हो गया धारिता प्रतिघात और ये हो गया प्रेरण प्रतिघात। इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रतिबाधा की। किसकी बात करेंगे, प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा को लिखते हैं जेड से। किससे लिखते हैं, जेड से, है ना। इंपीडेंस बोलते हैं इसको। जेड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है V अपान आई। इसको कई टर्म में लिखा जाता है, जैसे V नॉट अपान आई नॉट बराबर V आर मेस अपान आई आर मेस। बस आपको दिमाग अपना ये लगाना है कि हम कौन से फार्मूले को कब यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इसे परिपथ की प्रतिबाधा बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और होती है, वो इसके ठीक रिवर्स होती है, उसे भी लिख देते हैं। परिपथ की प्रवेश्यता बोलते हैं, एक्चुअल में वो 1/z होती है ना। इसे एडमिटेंस बोलते हैं, एडमिटेंस प्रवेश्यता। कभी कभी पूछ देता है न्यूमेरिकल में कि परिपथ की प्रवेश्यता बता दीजिए, तो प्रवेश्यता कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो पढ़कर प्रतिबाधा आते हैं, पूछ देता है प्रवेश्यता। तो प्रवेश्यता एक्चुअल ठीक वैसे ही है जैसे आपने कभी वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा वैद्युत चालकता पढ़ा था, ठीक है ना। अब इस कहानी के बाद शुरू होते हैं सर्किट। सर्किट कई सारे, एक बार आपको काउंट करा देते हैं। आर सर्किट यानी जब केवल प्रतिरोध लगा हो, जब केवल एल लगा हो, जब केवल सी लगा हो, तो आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। फिर आते हैं कॉम्बो, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट। फिर आता है मिक्सचर उन तीनों का, है ना, एल सी आर। कौन सा सर्किट, एल सी आर। तो इतने तो आपको सर्किट पढ़ने हैं, ठीक है ना। हर सर्किट का अपना अलग अलग फार्मूले होते हैं, जैसे जेड उसका क्या है, कालांतर उसका क्या है, कब कौन आगे है, कब कौन पीछे है ना। तो एक एक सर्किट का लिखते हैं, आप देखते रहना, जितने आप पाएंगे उतने लिखते हैं, बाकी इधर लिख देंगे और इधर इरेज कर देंगे। तो आप कॉपी निकालिए, आराम से उन डेटा को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं सर्किट। तो पहला आर सर्किट, कौन सा सर्किट, आर सर्किट। आर सर्किट के लिए जो जेड लिखा जाता है वो आर के बराबर लिखा जाता है, यानी आर सर्किट में जो आर होता है वही जेड होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया एक फार्मूला। हमें 2-3 बातें लिखनी होती है, एक तो कालांतर लिखना होता है। तो आर सर्किट में जो कालांतर होता है वो 0 होता है। कालांतर का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच एम्पलीट्यूड कितना है, आयाम कितना है। तो आर सर्किट में जो प्रतिबाधा होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल रहती है, पर जो कालांतर है वो 0 रहता है, मतलब दोनों समान कला में होते हैं। अगर इनके छोटे छोटे ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे बनते हैं। चलो एक का बना के दिखा भी देते हैं। जैसे मान लिया ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए ग्राफ है। तो करंट का भी ग्राफ यहीं से शुरू होगा, ऐसे ऐसे। अब आए समझ में, तो सेम लाइन से गुजरेंगे दोनों। तो ये हो गया आई के लिए ग्राफ। तो ऐसे जब दोनों समान कला में हो, यानी जब दोनों समान मूल बिंदु से चल रहे हो, तब बोलते हैं कालांतर 0 है, कालांतर 0 है। तो हालांकि ये चीजें आपने फेयर में अपने पढ़ी होंगी, जो आपको पढ़ाई जाती है फिजिकल थ्योरिकल टाइप में, ठीक है ना। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा सर्किट है अपना एल। कौन सा सर्किट, एल। एल सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो करंट को लीड करता है, सॉरी, जो वोल्टेज होता है वो करंट से आगे रहता है ना, वही बात है, करंट को लीड करेगा। तो इसके लिए जो जेड होता है वो लिखा जाता है एक्सएल के बराबर। जो जेड होगा वो किसके बराबर, एक्सएल के बराबर। और एक्सएल की वैल्यू क्या है वो इधर से देख लेना अपना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके कालांतर की। जो कालांतर होता है इसका वो लिखा जाता है माइनस का π/2, माइनस का π/2। और माइनस का π/2 का मतलब यहाँ ये है, जो करंट, याद में ये कालांतर हम करंट के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, करंट के लिए। तो फाई माइनस π/2, इसका मतलब जो करंट होगा वो यहां लिख देंगे आई वी से पीछे होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो कालांतर लिखा जा रहा है वो करंट के लिए लिखा जा रहा है। तो जो फाई है वो माइनस का π/2 है, मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पीछे रहेगा, ठीक। अच्छा, एल सर्किट की कहानी ये हो गई। अगला सर्किट है सी सर्किट।
कौन सा सर्किट? सी सर्किट। सी सर्किट के लिए जो जेड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा XC के बराबर। किसके बराबर? XC। XC बोले तो धारितीय प्रतिघात, जिसका डेटा आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके कालांतर की। जो कालांतर हम इसका लिखेंगे प्लस का π/2। और ये चूंकि हमने पहले ही बताया था कि जो कालांतर हम लिख रहे हैं वो करंट के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए? करंट के लिए। तो बताओ यहाँ क्या लिखें? जो I होगा V से आगे होगा, यानी सी सर्किट में जो करंट होगा वो वोल्टेज को लीड करेगा, यानी करंट वोल्टेज से π/2 आगे चलेगा। ठीक है ना? अब ये हो गया सी सर्किट। अगले की बात करें तो अगला सर्किट, ये 3 नंबर था, सॉरी, अगला है 4 नंबर। और अब इनके कॉम्बो लेंगे तो LR ले सकते हैं। अगला सर्किट कौन सा है? LR। LR सर्किट में जब कॉम्बो लिखते हैं तो 3 चीजें लिखी जाती है, क्योंकि वोल्टेज भी आ जाता है इसमें, है ना? तो आप जेड क्या लिखेंगे? पहले तो जेड बताओ। तो जेड बराबर लिखा जाएगा रूट के अंदर XL² प्लस R²। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो जेड होगा वो लिखा जाएगा R² प्लस XL²। ठीक, और अगला जो वोल्टेज लिखा जाएगा वो, हालांकि बुक में दे नहीं रखा है वोल्टेज, तो वोल्टेज अपने पास से लिखा देते हैं। V बराबर V² प्लस VL²। V² जो हमने पहले वाला लिखा है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहां पर 2 सर्किट हैं, L सर्किट और R सर्किट। तो LR सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो VR का स्क्वायर, VR का मतलब रेजिस्टेंस के वोल्टेज का स्क्वायर, प्लस कुंडली के वोल्टेज का स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर करके जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनका वोल्टेज निकल के आ जाता है। ठीक, तो हो गया जेड बराबर रूट के अंदर R² प्लस XL²। और जो LR सर्किट में वोल्टेज होता है नेट, वो होता है रूट के अंदर VR² प्लस VL²। और इस केस में जो फाई लिखा जाता है, फाई, तो फाई के लिखने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं tan फाई। tan फाई बराबर लिखा जाता है XL/R। XL/R। ठीक है ना? तो हम चूंकि लिखते हैं केवल फाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू? तो फाई, तो सिर्फ फाई क्या बोले लिखा जाएगा? tan इनवर्स XL/R। क्या आप यहां देख सकते हैं? ठीक, बहुत अच्छे। तो जो tan फाई की वैल्यू है वो XL/R। तो चूंकि हम tan फाई नहीं लिख रहे, हमें लिखना है फाई, तो फाई बराबर क्या लिखेंगे? tan इनवर्स XL/R। ठीक है, ये कहानी थी LR सर्किट की। किस सर्किट की? LR सर्किट की। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले सर्किट बोलो कौन सा लिखेंगे? LR हो गया, तो अब लिखा जाएगा LC। कौन सा सर्किट? LC। तो ये हो गया 5th नंबर। नेक्स्ट ले लेते हैं 6th नंबर। 6th नंबर जो सर्किट होगा अपना वो होगा LC, सॉरी ये 4th नंबर था, तो ये 5th नंबर आएगा, LC सर्किट। ठीक, LC सर्किट के लिए बताओ क्या लिखें? तो जेड सेम टू सेम इधर से कॉपी करते रहना है बस। क्या लिखें? रूट के अंदर R² प्लस XC²। बाकी जो R और X की वैल्यू, XC की चल रही, वो आप यहां से याद करते रहिए। वोल्टेज रूट प्लस VC², क्योंकि कुंडली का वोल्टेज है, tan फाई। अब tan फाई लिखेंगे, सीधा फाई लिखे तो आप कहेंगे फाई लिख दीजिए। फाई बराबर tan इनवर्स XC/R। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहानी थी LC सर्किट की। और याद होती है अनुनाद की स्थिति में होता है, तो अनुनाद वाला टर्म अभी आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया V के लिए, मतलब 5th नंबर। अगला है 6th नंबर। सर्किट का नाम कॉम्बो होगा, LCR। LCR सर्किट। और LCR के लिए कुछ गड़बड़ करा हमने यार, RC छूट गया। लिखा RC के लिए है पर लिख दिया है, ये जो आंसर लिखे भैया वो RC के लिए है। ठीक, अब यहां आएगा LC। ये सर्किट कौन सा होगा? LC। कौन सा सर्किट है? LC। LC के लिए जब आंसर लिखा जाएगा तो जो Z होगा वो X के बराबर रहता है, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में रहता है। जो Z होता है
वो एक्सी समथिंग एक्सएल। यहाँ पर जो समथिंग वर्ड का मतलब है वो ये कहता है कि वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, यानी अगर एक्सी बड़ा हो तो एक्सी से घटा दीजिए, और अगर एक्सएल बड़ा हो तो एक्सएल से एक्सी को घटा दीजिए। तो इस समथिंग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये माइनस नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो जेड बराबर एक्सी समथिंग एक्सएल। तो जो वोल्टेज होगा वो भी क्या लिखा जाएगा, वीसी समथिंग वीएल, ठीक है ना, यानी वोल्टेज भी डिफरेंस लेंगे आराम से। इसके बाद लिखेंगे फाई। फाई के लिए क्या करेंगे, फाई के लिए लिखा जाएगा टेन इनवर्स एक्सी समथिंग एक्सएल और बटे में आर, ठीक है ना। पर अब यहां से दो शर्तें क्रिएट हो जाएंगी, और वो ये हैं, यदि एक्ससी ग्रेटर है एक्सआर से, सॉरी एक्सएल से, और दूसरी क्रिएट होगी यदि एक्सी छोटा है किससे, एक्सएल से। तो इन दोनों कंडीशन में होगा क्या, देखो जब एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा हो तो याद रखना आई वी से आगे रहेगा, यह कॉमा लगा है, जो धारा होगी वो वोल्टेज से आगे चलेगी। और जब एक्सी का मान एक्सएल से छोटा रहेगा तब हम लिखेंगे जो आई होगा वो वी से पीछे रहेगा। ऐसा क्यों हो, एक बार समझ सकते हो। तुम्हें याद होगा सी सर्किट में, यानी जो ये वाला रहता है सी सर्किट, उसमें जो करंट है वो लीड करता है पाई बाई 2 से, है ना, वोल्टेज को लीड कर देता है। अब यहां चूंकि एक्सएल का मान ज्यादा तो सर्किट एक्सएल बन जाएगा, है ना। जब एक्सएल बन जाएगा तो जो करंट होगी वो वोल्टेज से पीछे रहेगी, जो कि ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये सर्किट हो गया एलसी। अगला सर्किट का नाम है एलसीआर। अगला सर्किट कौन सा है, एलसीआर, एलसीआर सर्किट। अब एलसीआर सर्किट क्या कहता है, एलसीआर सर्किट में चूंकि तीनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, है ना, तो इसके लिए जो जेड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी समथिंग एक्सएल का होल स्क्वायर और टोटल पर रूट, ठीक है। ये कहानी है जेड की। इसके बाद कौन सी वैल्यू लिखी जा रही है, फाई की, है ना। फाई बराबर क्या लिखेंगे, तो वहां यहां लिख देते हैं, फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सी समथिंग एक्सएल और बटे में क्या, आर, ठीक है ना। तो ये अब तक की कहानी थी सारे सर्किटों की। क्या आप यहां देख सकते हैं सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो 20 मिनट तो लग गए सर्किट के फार्मूले लिखने में, अभी कुछ और फार्मूले भी बाकी हैं, वो क्या उनको देख लेते हैं। एक तो परिपथ में शक्ति निकालना पड़ता है ना, तो दो सर्किट का निकालना पड़ता है। तो आर परिपथ की शक्ति, तो फार्मूला लिखा जाता है P बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है ना। ये तो हो गया आर परिपथ। अगला है एल आर परिपथ की शक्ति। अब बताओ P बार का फार्मूला क्या लिखेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम है कॉस फाई, ये पावर फैक्टर, इसको शक्ति गुणांक बोलते हैं, है ना। तो जहां कॉस फाई बराबर क्या है, शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है वो क्या लिखा जाता है, वो होता है ये आर बाई जेड। इसको भी याद करते चलिए, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, ठीक, बहुत बढ़िया यार। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आवृत्ति, एलसी परिपथ में दोलन आवृत्ति। तो यहां लिख देते हैं एलसी परिपथ में दोलन आवृत्ति। अब यहां पर दो कंडीशन है, एक तो श्रेणी के लिए और दूसरा समांतर के लिए। तो लाइन छोटी कर दे, तो एक तो श्रेणी आवृत्ति या श्रेणी दोलन आवृत्ति, अगली समांतर दोलन आवृत्ति, है ना। जब श्रेणी आवृत्ति होगी तो श्रेणी में जो करंट होगा वो लीड करेगा, मतलब करंट मैक्सिमम रहेगा, है ना। और करंट मैक्सिमम तभी होगा जब वोल्टेज डाउन रहेगा,
ठीक, तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो एक्सएल होता है वो एक्ससी के बराबर होता है। ये बड़ा मुश्किल काम है, जगह भी नहीं बची है, तो हम बताएं इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक, आप नोट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप है ना। तो इधर हम कुछ चीजें मिटाते हैं, यहां मिटा देते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, दोलन अनुनाद की स्थिति में जो एक्सी होता है वो एक्सएल के बराबर हो जाता है। अब बताओ एक्सी की वैल्यू क्या होती है, तो एक्सी की वैल्यू होती है 1/ω_c और ये होती है ω_L। ठीक है ना, हमें ओमेगा वाले टर्म को सॉल्व करना है जिसमें आवृत्ति रहती है। तो हम बताओ इसे ये लिख सकते हैं, इस वाली चीज को इधर ले आते हैं, 2πNL बराबर 1/2πNC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई नया है ही नहीं कुछ, हमने सिर्फ वैल्यू खोली है इसकी, है ना। अब यहां से हम n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो n यहां से निकालेंगे तो ये वाले n को भी इधर ले आइए, है ना। तो ये हो जाएगा n² बराबर 1/2 हो जाएगा 4, पाई हो जाएगा π², और L और C गुणा कर जाएंगे। तो L और जो C है भैया वो कैपिटल लेटर में है, ठीक है ना, C भी कैपिटल लेटर में है, तो ये आ जाएगा 1/4πLC। हमें निकालना है n की वैल्यू, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, तो इस टोटल पे रूट आएगा ना, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, चूंकि ये π² था तो π² का हो जाएगा पाई और LC पर रूट आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आ गई आवृत्ति के लिए, ठीक है ना। अब सेम आवृत्ति के लिए फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, तो श्रेणी के लिए भी यही सूत्र है, n बराबर 1/2π√LC। इसके लिए भी यही फॉर्मूला है 1/2π√LC, ठीक है ना। अब चेंज क्या है, चेंज है श्रेणी वाले में जो करंट आता है वो मैक्सिमम आता है, श्रेणी वाले में जो करंट आता है वो मैक्सिमम आता है, और इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं V/R। समांतर वाले में जो करंट आता है वो मिनिमम आता है, फार्मूला वही है V/R। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। I मैक्सिमम तब आएगा चूंकि इसमें Z रहता है मिनिमम। Z मिनिमम क्या होगा, R के बराबर, और जो Z मैक्सिमम होगा वो भी किसके बराबर, R के बराबर। ये कुछ शर्तें हैं, बस इनको फॉलो करते रहना, ठीक। यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये तो हो गए सारे फार्मूले, अभी ट्रांसफार्मर बच गया, उसको भी निपटा देते हैं, है ना। उसके लिए भी फार्मूले लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूले लिखते हैं, तो ES/EP बराबर NS/NP बराबर VS/VP बराबर R, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर R, जहां R क्या है, परिणमन अनुपात है, ठीक है। जहां R क्या है, परिणमन अनुपात है, ठीक। और ये डिसाइड क्या करता है वो भी सुन लो, यदि R ग्रेटर है 1 से, दूसरी कंडीशन होगी यदि R स्मॉलर है 1 से। तो ट्रांसफार्मर आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, एक तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अगला अपचाई ट्रांसफार्मर। ये वो ट्रांसफार्मर है जो पावर हाउसों में लगाया जाता है, ये वाला वो ट्रांसफार्मर है जो आपके घरों के पास लगाया जाता है, जो कि वोल्टेज को डाउन करता है, क्योंकि लाइन में आप सभी वोल्टेज जानते हैं 11,000 आता है, हमारे घरों में 220 आ रहा है, मतलब वोल्टेज को डाउन किया जा रहा है। अपचाई और ये ऊंचाई, ES और EP कौन से आता है सुन लो। देखो E वैद्युतवाहक बल है, S का मतलब है सेकेंडरी, सेकेंडरी बोले तो द्वितीय कुंडली, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें दो कुंडलियां ली जाती हैं, NS/NP मतलब दूसरी कुंडली के फेरे और बटे में पहली कुंडली के फेरे। पहली कुंडली का वोल्टेज सॉरी दूसरी कुंडली का वोल्टेज बटे पहली कुंडली का वोल्टेज, इनके जो अनुपात होते हैं वो परिणमन अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और ये सिद्ध क्या करता है, अगर परिणमन अनुपात की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो अपना ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और अगर R की वैल्यू 1 से कम है तो फिर वो अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक फार्मूला और बड़े काम का है, वो भी सुन लीजिए। दक्षता के लिए, दक्षता के लिए फार्मूले को लिखते हैं ईटा से, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, ईटा, और इसको हिंदी में कहते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की पावर। वो क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो याद रखना आउटपुट हमेशा द्वितीय कुंडली से दिया जाता है, तो हम बताओ क्या लिखेंगे, VS इंटू IS अपॉन VP इंटू IP, ठीक है ना। ये लिखा है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट हमेशा द्वितीय कुंडली से दिया जाता है और इनपुट हमेशा पहली कुंडली में।
ठीक है ना। तो एक्चुअल में एक वी पी से फार्मूला लिखा गया, पी बराबर फार्मूला याद होगा सभी बच्चों को, वी आई, पी बराबर वी आई, उसी से हमने लिख दिया बी एस इंटू आई एस अपॉन बी पी इंटू आई पी। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप इसे इंटू 100 लिख सकते हैं, तो आंसर जो भी आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जो भी इसका आंसर निकलेगा वो काहे में आ जाएगा, परसेंटेज में, मतलब 30%, 40%, 50%। एक्चुअल में इससे हम ट्रांसफार्मर की क्वालिटी और जो गुणवत्ता जिसको कहते हैं वो चेक कर लेते हैं कि कितना वो अच्छा है ना। क्योंकि जितना ये आंसर देखो, ये अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं तो ये 100% निकल के आ जाएगा। तो कोई भी ट्रांसफार्मर, कोई भी मशीन अपने 100% पे काम नहीं करती, ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं अब तक, ठीक है ना। तो इन सभी फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और जब पार्ट 2 आएगा, आज की क्लास में तो रिवीजन में रहेंगे फार्मूले, पर जब पार्ट इसका 2 आएगा न्यूमेरिकल करने में, तो ये फार्मूले तुम्हें अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का एक बार रिवीजन भी हो गया होगा इस चैप्टर से। अब शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। उधर वाले फार्मूले लिखे रहने देते हैं, ठीक, एक लाइन तो कम से कम। थोड़ा पानी पी लिया जाए, फिर शुरू किया जाए। एक एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और आराम से उड़ाते हैं। पहला सवाल है, 50 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो चलो फार्मूले रिवीजन हो चुके हो तो उड़ाते हैं फिर। कह रहा है 50 फेरों की एक कुंडली है, तो एन की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 50 राउंड। कुंडली का क्षेत्रफल दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद करो, हम इसे एसआई यूनिट में लगाते हैं तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, और ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी की जो वैल्यू सवाल में है वो है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, को हम टेस्ला बोलते हैं, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन बटे सेकेंड। तो आपको बता दें 10 पाई रेडियन बटे सेकेंड, जो रेडियन और बटे सेकेंड मात्रक है वो ओमेगा का है। किसका है, ओमेगा, जिसको आप कोणीय वेग बोलते हैं, के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। अधिकतम को ई नॉट से लिखते हैं, अधिकतम वाले टर्म को ई नॉट से लिखते हैं। तो आप वहां से फार्मूला देख लीजिएगा, ई नॉट का ये फार्मूला रहा, तो आंसर बोलो क्या लिखेंगे, एनबीए ए ओमेगा। तो ई नॉट बराबर एनबीए ओमेगा। तो वहां से फार्मूला देख करके सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एन की वैल्यू बोलो कितनी है, 50 इंटू बी की वैल्यू है 0.6 इंटू 50 गुणे 10 की पावर माइनस 4 इंटू में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, पर 22/7 से काम चल नहीं रहा है, कहीं पर कोई नंबर कटता नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या करिए, आप 3.14 रख लीजिए, ठीक है ना। एक बात अगर आप समझ में आ रहा हो तो सब कुछ सिर्फ गुणा करना है ना। तो क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो दशमलव से हम ये वाला जीरो काट सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम ये दशमलव काटे तो 2 जीरो और काट सकते हैं, तो 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ गुणा करने की। 5 गुणे 5 कितना होता है, 25, 25 छक्का कितना होता है, 150, 150 गुणे 314 जो कि पाई की वैल्यू बची है, इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अगर आपको समझ आ रहा हो तो आपको सिर्फ इसका गुणा करके आपको आंसर लिखना है। दिक्कत है आपको तो हम ही लिख देते हैं। 15 की गुणा इसमें करेंगे तो 15 चौके 60, हासिल आएंगे 6, 15 एक 15, 15 6 21, हासिल आएंगे 2, 15 थे 45, 45 2 47। इसका चूंकि एक जीरो छूट गया था तो वो जीरो भी हमने लिखा, इंटू में आएगा 10 टू पावर माइनस 4, और ये मात्रक आएगा वोल्ट। क्या आएगा, वोल्ट। पर आंसर लिखना ऐसे ठीक नहीं होता है, इसलिए चाहो तो जितने हो सके उतने अंक पे दशमलव ले आइए। तो आंसर 4.71 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4.71 वोल्ट। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 4 है, चारों अंक इधर खिसका दिया तो 2 अंक ये खिसका है, 2 अंक ये खिसका है, तो 4.71 वोल्ट। ये हो गया पहला सवाल, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है,
परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। आपको बता दें, हमेशा जो अपने घर के वोल्टमीटर या एमीटर होते हैं वो हमेशा आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। तो अगर तुमसे पूछे एमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो ऑलवेज भेजे को याद कराना है कि हमें आरएमएस वैल्यू पढ़नी है। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। ठीक। तो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान, शिखर मान को हम लिखते हैं आई नॉट से, धारा को लिखते हैं आई से। तो आई नॉट बराबर दे रखा है 2√2 एम्पियर। ठीक, बहुत बढ़िया यार। परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक बता दीजिए। पाठ्यांक को हमेशा हमने बोला ना आरएमएस वैल्यू से लिखते हैं, तो आई आरएमएस ज्ञात करना है। आई आरएमएस के और भी कई नाम है। आभासी मान, यानी जो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है, इसका क्या मतलब वो बता भी देते हैं। तो बताओ आई आरएमएस के लिए फार्मूला क्या लिखें। तो इनमें से कहीं पर देख लीजिए, लिखा भी होगा आई नॉट बाई √2, आई नॉट बाई √2, है ना। तो आई नॉट की वैल्यू बोलो कितनी है। देखो हमने इसको ये आई लिखा है, आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई √2, पर हर बार 0.707 आई नॉट लिखना ठीक नहीं, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है। जैसे 2√2 बटे √2, है ना। तो √2 से √2 कैंसिल, तो आई आरएमएस की आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर, है ना। जबकि अगर हम इसे 0.707 आई नॉट लिख करके करते तो शायद हम थोड़ा सा लेट हो जाते, मतलब फंस जाते। फंसने का मतलब है थोड़ा सा टफ हो जाता, है ना। पर कई बार वैल्यू आसानी से मिल जाती है जो आराम से उड़ते हैं। इसका क्या मतलब वो भी सुन लीजिए। अपने घर में जो मीटर लगा है वो करंट कितनी दिखा रहा है? 2 एम्पियर, जबकि रियल करंट वो कितनी है? 2√2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मीटर में अपने 220 वोल्ट देखते हैं वो 220 का झटका नहीं है, वो रियल झटका कितने का, वो चीज यहां से समझा देते हैं। तो रियल झटका लगेगा वी आरएमएस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 220 वोल्ट। कितनी आएगी? 220 वोल्ट। और तुम्हें उसको झटका कितने का महसूस होगा? वी नॉट का। वी नॉट की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? तो √2 वी आरएमएस, √2 वी आरएमएस। वी आरएमएस की वैल्यू बोलो कितनी है? 220। अब √2 की वैल्यू होती 1.414, उसको अगर हम रख करके इसकी गुणा मार देंगे तो आंसर लगभग 311 वोल्ट आ जाएगा। लगभग, अरे 310 कुछ आता है। वी नॉट बराबर 311 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जो मीटर 220 वोल्ट बता रहा है रीडिंग, एक्चुअल में उसका रियल झटका कितने वोल्ट का लगता है? 311 वोल्ट। इसी से रिलेटेड एक सवाल भी बन जाता है कि 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी में सबसे खतरनाक कौन है? तो जाहिर सी बात है कि एसी 220 वोल्ट पर खतरनाक है ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि डीसी में जो 220 वोल्ट है वो तो 220 वोल्ट का ही झटका है, पर एसी में जो 220 वोल्ट का झटका है वो 220 का नहीं बल्कि वो 311 वोल्ट का है, क्योंकि हमारे जो मीटर हैं वो आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अगला, एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दे रखी है। समीकरण को तुलना करना बस आना चाहिए, है ना। I बराबर 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा, 100 पाई टी माइनस थीटा एम्पियर है। ठीक, आगे कह रहा है धारा का आवर्तकाल बता दीजिए। आवर्तकाल को हम टी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टी से। सवाल सुन लीजिए, सवाल में सिर्फ ये वाला फंक्शन दे रखा है और पूछा जा रहा है टी की वैल्यू बता दीजिए। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है? सबसे पहले इस फंक्शन की तुलना कर देनी है। तुलना करने के लिए इसी के जैसा एक फंक्शन लिख देते हैं। तो हमें पता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, है ना। तो इस वाले समीकरण की हम इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? आई नॉट की जगह आपको 4 लिखा मिलेगा। इसका मतलब सवाल में अगर आई नॉट की वैल्यू पूछी जाती तो हमें पता है कि 4 एम्पियर है। ठीक, बहुत बढ़िया। साइन की जगह साइन लिखा है और ओमेगा की जगह 100 पाई लिखा है, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है वो 100 पाई है। समझ में आया यहां तक? आई नॉट की वैल्यू 4 है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है। मुझे निकालना है आवर्तकाल। आवर्तकाल का आई नॉट से कोई रिलेशन नहीं है, पर मुझे पता है ओमेगा से रिलेशन जरूर है। क्या रिलेशन है वो ध्यान से समझना। हमें पता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है और एन की वैल्यू चूंकि 1/t होती है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी, है ना। अगर मैं इसे t निकाले तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। अब बताओ 2 पाई और बटे में ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 50 कैंसिल, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 1/50। 1/50 टी का अगर हम 1/50 ले लें मतलब 1/50, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा 0.02 सेकेंड। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आया होगा। ठीक है, ये इसका रियल आंसर है। ठीक, तो हम वैल्यू पढ़ने के साथ साथ कैलकुलेशन भी करें। कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा फास्ट लगेगा आपको, क्योंकि आपने पहले शायद कैलकुलेशन करी ही नहीं है ना। तो हम आपसे जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं, करिए। फायदा है इसका, जबरदस्त फायदा है। बोर्ड में न्यूमेरिकल करेंगे उससे मतलब नहीं, बोर्ड के बाद जब आप कंपटीशन ज्वाइन करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को हताश नहीं देखेंगे, चाहे 100 बच्चे बैठे हो चाहे 200 बच्चे बैठे हो। इसलिए कैलकुलेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक सवाल जो लगाते जाएंगे उससे थोड़ा टाइम देंगे, आराम से आप लगा दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक है I बराबर 14.1 साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 6280 t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई गई है। इसका वर्ग, माध्य, मूल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दो चीजें इसमें निकालनी है, तो फंक्शन लिख देते हैं पहले। I बराबर फंक्शन दे रखा है 14.1 साइन 6280 t प्लस पाई बाई 3, यही है। ठीक, बहुत बढ़िया। एम्पियर द्वारा इस फंक्शन को लिखा गया है। इसका वर्ग, माध्य, मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। वर्ग, माध्य, मूल मान का मतलब होता है करंट का वर्ग, माध्य, मूल मान। तो IRMS। अगला ज्ञात करना है आवृत्ति। आवृत्ति बोले तो N। दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ऐसा सवाल जब भी आपको लिखा मिले तो सबसे पहले इसकी तुलना कर दीजिए। तो हमें पता है तुलना में क्या लिखा जाता है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा बोले तो फाई, थीटा बोले तो फाई। ठीक है ना, एम्पियर। अब बोलो यहां से वैल्यू क्या क्या दे रखी, तो सवाल से वैल्यू निकालना सीखो। तो I0 की जगह 14.1 लिखा है, तो 14.1 वैल्यू दे रखी है। ओमेगा की जगह बोलो कितना लिखा है, ओमेगा की जगह लिखा है 6280। 6280। अगर हम तुमसे पूछे कालांतर, कालांतर को जनरली हमने फाई से लिखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। जो थीटा है पाई बाई 3 दे रखा। अगर तुमसे सवाल में पूछता कि कालांतर कितना है, तो कालांतर है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। 180/3 आंसर 60 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब जो वैल्यू जहां से निकल सकती है उसको यहां से निकाल दीजिए। एन निकलता है ओमेगा से, आरएमएस निकलता है I0 से। तो बताइए IRMS क्या लिखा जाए, क्या IRMS बराबर I0 बाई √2 है ना। I0 की वैल्यू बोलो कितनी है 14.1 और √2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1.414। कोई दिक्कत तो नहीं, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव आ गया यहाँ पर। अब दशमलव यहां से जब हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बताएं, आप इसमें 14 मत देखिए, तो 14 ऊपर भी देख लीजिए तो आंसर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम यहाँ पर 1 की जगह 4 मान ले, सॉरी इस 0 की जगह 4 मान ले, तो आंसर एक बार में कट जाएगा। तो मान के काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। IRMS बराबर आंसर आ जाएगा 10 है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला 0 एक्स्ट्रा है, इस वाले 0 की जगह हमने 4 मान लिया। ठीक, ये तो हो गया IRMS। अब मुझे निकालना है n की वैल्यू इस वाले टर्म में छुपी होती है। तो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πn। अगर हम n निकालें तो फार्मूला आ जाएगा ओमेगा बाई 2π। ठीक है ना। अब ओमेगा की वैल्यू सॉल्व में बोलो कितनी है 6280 और बटे में 2π, 2 इंटू 3.14। दशमलव से ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने जीरो, 2 जीरो। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों की गुणा 628 होती है, तो यहां से 628 काट दिया, ऊपर 100 बच गया, सॉरी 1000 बच गया। तो n की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 1000। 3 जीरो ही तो बचेंगे, 1000 हर्ट्ज आ रहा है, 1000 हर्ट्ज, क्योंकि 314 की गुणा 2 से करा 628 आ गया। 628 से 628 काट दिया, ऊपर कल 3 जीरो ही तो बचेंगे, तो 3 जीरो और एक तो लिखा ही जाता है, तो 1000 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, उधर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का इस बार समीकरण दे रखा है। वोल्टेज का समीकरण दे रखा है 200√2 कॉस 100 पाई टी, 100 पाई टी। बार बार तुलना करने से बेटर है कि एक बार में वैल्यू लिखना सीख लो यार। कह रहा है वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति बता दीजिए। वोल्टेज का शिखर मान बोले तो V0 निकालना है, एवं आवृत्ति बोले तो n ज्ञात करना है। ठीक, दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक तो वोल्टेज, दूसरा आवृत्ति। अगर सवाल सही से रीड करना आता है तो ये लिखा है V0 cos ओमेगा पाई टी, सॉरी ओमेगा टी लिखा है ना। यानी अगर इसे ऐसे तुलना करना लिखना होता तो हम लिखते V0 cos
ओमेगा टी, है ना। अब बोलो वी नॉट की वैल्यू कितनी है? वी नॉट की वैल्यू है 200√2। क्या सवाल में इसकी डिमांड भी है? ये अपना आंसर हो गया। अब बारी है ओमेगा से एन निकालने की। तो ओमेगा की वैल्यू सवाल में दे रखी है 100 पाई, ठीक है। मुझे निकालना है एन। एन की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई बटे 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 50। ज्यादातर सवालों में जो एन का आंसर है वो 50 ही निकलेगा, क्योंकि अपने इंडियन सिस्टम में जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज चलती है, ठीक है ना। अगला सवाल बेहतरीन एकदम, इधर इरेज करते हैं इस वाले सवाल को। ठीक, नेक्स्ट सवाल में दो फंक्शन दे रखे हैं, करंट का, वोल्टेज का। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध यानी एलसीआर सर्किट है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? बढ़िया लिख देते हैं। वोल्टेज का समीकरण दे रखा है 200 sin 314, ध्यान से पाई के टर्म में कटेगा 3.14 टी प्लस का पाई बाई 6 वोल्ट, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही करंट का भी वोल्टेज करंट का भी फंक्शन दे रखा है, I बराबर 5 sin 314 टी और माइनस का पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 एम्पियर। दो फंक्शन दे रखे हैं। ज्ञात क्या क्या करना है, बात लिख देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकाल दो। आवृत्ति बोले तो n। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कह रहा v तथा I के मध्य कालांतर बता दीजिए। कालांतर को लिखते हैं फाई से। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा को लिखते हैं z से। यानी दो फंक्शन दे करके आपसे तीन चीजें निकलवा रहा है। याद रखना ये 3 नंबर का सवाल है, तो देखना कितना टाइम लगने वाला है। तो हम लाइन से एकदम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। n निकालते हैं। n बताओ किसमें छिपा रहता है? तो आप कहेंगे ओमेगा में छिपा रहता है। अब यहां से हम वैल्यू एक बार बता देते हैं आपको, तो एक बार वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले। सवाल में देखो हम इस बार तुलना नहीं कर रहे हैं, ठीक, सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं। बताओ ये वी नॉट है, क्योंकि v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 या प्लस 5 लिखा है एक्चुअल में वो, ठीक। तो ध्यान से देखना, वी नॉट की वैल्यू सवाल में है 200, ओमेगा की वैल्यू है 314, और चूंकि इसमें दो फंक्शन है तो पहले वाले में कालांतर फाई1 मान लो। फाई1 की वैल्यू है पाई बाई 6, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब दूसरे वाले फंक्शन में आ जाओ। दूसरे वाले फंक्शन में आई नॉट की वैल्यू है 5, ये वोल्टेज में है, ये एम्पियर में है, ठीक। ये रेडियन बटे सेकेंड है, तो बार बार मात्रक मत बुलाइए, ठीक है। ये हम लिख भी सकते हैं आर बटे एस। ओमेगा की वैल्यू बोलो दोनों में कॉमन है, रेडियन बटे सेकेंड। फाई2 की वैल्यू इस बार बोलेंगे कितनी है? माइनस का पाई बाई 6, क्योंकि ये पीछे है ना, ठीक। अब ध्यान से देखो, मुझे एन निकालना है। एन तो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है ना, इस वाले से, ओमेगा से। ओमेगा दोनों के लिए कॉमन ही होगा, तो बताओ हम क्या लिखें? एन बराबर, तो सीधा इस बार फॉर्मूला यूज कर ले, बिल्कुल यूज कर लीजिए। एन बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो 314 है, बटे में 2 इंटू 3.14, दशमलव से ऊपर क्या बढ़ गए? 2 जीरो बढ़ गए। 314 कट गया, ऊपर 100 आ गया। 100 बटे 2 करेंगे तो आंसर ध्यान से देख तो 50 आ गया। कहानी समाप्त, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड टर्म की तरफ। ये हो गया पहला टर्म। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में अपने को फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए क्या करें? दोनों का अंतर देखना पड़ेगा। तो फाई1 माइनस फाई2, फाई1 माइनस फाई2। तो फाई1 की वैल्यू बोलो कितनी है? पाई बाई 6, सूत्र में माइनस और वैल्यू में भी माइनस, पाई बाई 6। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 2 पाई बाई 6। अगर हमने इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया पाई बाई 3, जो कि 60 डिग्री है। कितने डिग्री? अगर थीटा पूछे तो 60 डिग्री, वरना कालांतर पाई बाई 3 लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जेड निकालना है। जेड बराबर होता है फार्मूला, ये कई सारे लिखे होंगे यहाँ पर, कहीं पर पीछे यहाँ लिखे थे जो मिटा दिए। जेड बराबर वी अपान आई बराबर वी नॉट बाई आई नॉट बराबर वी आरएमएस बटे आई आरएमएस, जो इस वाले लाइन में लिखे थे, है ना। तो यहाँ के हिसाब से बोलो क्या लिखा जाए? वी नॉट बाई आई नॉट, क्योंकि यहाँ पर अपने को वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू पता है, ठीक है। तो बताओ कितना लिखे हैं? 200 बटे 5 सॉल्व किया हमने, तो जेड बराबर 40। प्रतिबाधा हो चाहे प्रतिघात हो, मात्रक हमेशा ओम रहते हैं। क्या रहते हैं? ओम। बस ये 3 नंबर का सवाल था। कितना टाइम लगा? मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट या 2 मिनट मान ले,
कहानी खत्म। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कहते हैं एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत शक्ति व्यय ज्ञात कीजिए। क्या क्या वैल्यू दे रखी है? वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट, आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक, का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है 25 ओम। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई से लिखते हैं, आई आरएमएस निकालना है। औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय को हम पी बार से लिखते हैं, ठीक है ना। सर्किट ध्यान से मतलब आर सर्किट है। कौन सा सर्किट? आर सर्किट। एक एक को सॉल्व कर देते हैं। तो बताओ आई आरएमएस क्या लिखा जाए? क्या आई आरएमएस बराबर हम लिख सकते हैं सीधा सीधा वी आरएमएस बटे आर, ये वाली वैल्यू आरएमएस में है, ठीक है ना। तो वी आरएमएस बटे आर, वी आरएमएस की वैल्यू दे रखी है 250 और बटे में कितना 25, साल किया हमने तो आ गया 10 एम्पियर, ठीक है ना। अब बारी है पी बार लिखने की, ये बटे मत लिखना है, ये पी के ऊपर एक लाइन खींचिए, ठीक है ना। पी बार बोलते हैं इसको। पी बार बराबर होता है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। वी आरएमएस की वैल्यू सवाल में 250 इंटू है 10, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 2500 वाट आ रहा है। चलिए अगला सवाल है 100 मिली हेनरी। एक्चुअल में सवाल ऐसे लिखा है और हेनरी चूंकि एल का मात्रक है तो हम ऐसे लिखेंगे और सवाल बुक में ऐसे लिखा है, इसे आपको पढ़ना भी आना चाहिए। 100 mH प्रेरकत्व की कुंडली में 50 HZ जो है उसको हर्ज पढ़ते हैं, ठीक है। 50 HZ आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक्सेल से। एक्सेल का फार्मूला होता है ओमेगा एल। क्या सवाल में ओमेगा है? नहीं है, पर एन दिया, इसका मतलब ओमेगा दिया है। तो ओमेगा का फार्मूला जानते हैं 2 पाई एन एल, है ना। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 100 और मिली हेनरी है तो इसको हम घात में चेंज कर लेंगे 10 की पावर -3, ठीक है ना। अब इसका कर लीजिए पूरे का गुणा, तो इसकी हम गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, मतलब 50 की गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले 100 से ये वाला दशमलव काट सकते हैं, दशमलव से ये दोनों वैल्यू काट सकते हैं, तो आ जाएगा 314। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। ये आ गया एक्सेल की वैल्यू। आप चाहो तो इसे 31.4 भी लिख सकते हैं, मात्रक सभी को याद होना है। एक्सेल हो चाहे एक्सी हो चाहे जेड हो, सभी के मात्रक ओम चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये हो गया एक्सेल बराबर। नेक्स्ट कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को हम एल से लिखते हैं। एल की वैल्यू सवाल में 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात, किस आवृत्ति बोले तो एन ही ज्ञात करना है। प्रेरण प्रतिघात बोले तो एक्सेल। एक्सेल की वैल्यू कह रहा है 3140 ओम हो जाएगी, यानी आपको आवृत्ति फाइंड करनी, एक्सेल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो ऐसे में फार्मूला तो यही रहेगा, तो एक्सेल का एक बार फार्मूला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन एल। मुझे निकालना है एन, तो बताओ क्या लिखेंगे? एक्सेल बटे 2 पाई एल, है ना। चलो वैल्यू एक्सेल की है 3140, 2 इंटू 3.14 इंटू एल। एल की वैल्यू सवाल में है 0.5, ठीक है ना। दशमलव से ऊपर हम कितने जीरो बढ़ा सकते हैं? 2, और इस दशमलव से काट करके भी कितना जीरो बढ़ा सकते हैं? 1, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे पहले। अच्छा 5 और 2 हो जाएंगे 10, 5 और 2 कितना? 10, 10 का मतलब 1 जीरो काट सकते हैं, ठीक। अब बारी है 314 का उस पर भाग देने की, तो ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 1, ऊपर कितने जीरो हैं? 3, तो तीनों बढ़ा लीजिए। एन की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 1000 हर्ट्ज, आंसर ठीक आ रहा है। अगला सवाल है 60 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है। सी की वैल्यू सवाल में है 60 माइक्रोफैरड। चेंज कर लीजिए इसे,
10⁻⁶ फैरेड के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर, आवृत्ति को n से लिखते हैं, 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात को xc से लिखते हैं। ठीक है, xc के लिए फार्मूला होता है 1/ωc, जिसे हम लिख सकते हैं 2πnc, क्योंकि n का मतलब 2π, सॉरी n से हम ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2πn होती है। ठीक है ना, xc फाइंड करनी तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो 2 × 3.14 × n बोले तो 600, c की वैल्यू ये रही 60 × 10⁻⁶। समझ आ रहा हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हिट करेगा इस बार, है ना। अच्छा, दशमलव से हम ये वाले 2 जीरो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 628 और ये हो जाएगा 36, तो 1/628 × 36, घातों का क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं, है ना। 628 × 36 ने बल्कि 360 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी बच जाएगा। -6 को ऊपर ले चलते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, कभी गलती मत करना कि इस नंबर को गुणा कर लेना हो पहले फिर भाग करें जाके ना। आप क्या करें, ध्यान से सोचो। अच्छा, हम 10⁻6 में कुछ चीजों को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻2 × 10⁻4 आराम से लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 628 × 360, आप बताओ इसे लिख सकते हैं 100 × 4 जीरो, है ना, 10,000 बटे बोलो 628 × 300। अब बताओ काटना आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो सवाल से घबराना नहीं है, ना, चीजों को समझना है कि कैसे काट सकते हैं। ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 5 और 2 जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 250। क्या यहां तक कहानी समझ आई? बिल्कुल आनी चाहिए। यहाँ बोलो 314 और यहाँ आ गया 50। क्या यहां तक ठीक है सब कुछ? अब कुछ कटेगा क्या? कट जाएगा, एक बार और कट जाएगा। इसे कर दीजिए 157 और इसे कर दीजिए 125। क्या यहां तक ठीक है? बहुत सही। 55 25 के 5 और 12 पंचे 60, 60 2 62, 6250 बटे बोलो कितना आ गया? 9 7 63 के 3 हासिल आएंगे 6, 9 45, 6 51, 9 9 5 14, 14 13, है ना। ये आ गया 6250, नीचे आ गया 1413। अब ध्यान से 14 चौके 56 होते हैं, 14 चौके 56, आंसर 4 करके आ जाएगा। आ भी रहा है 4.4, ठीक है ना, 4.4 ओम। ये आ गया XC बराबर। ठीक, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, जितना हो सके इजी करते जाओ करते जाओ, कभी तो एक ऐसा नंबर मिल ही जाएगा जो आराम से उड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक, ये सारी कहानी इस सवाल की है। अगला सवाल है, प्रतिरोधहीन एक कुंडली है। ठीक, हालांकि आदर्श कुंडली है तो वो प्रतिरोधहीन हो ही नहीं सकती, सिंपल कहानी। प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। L बराबर 0.5 हेनरी। इसे 120 वोल्ट, आप इसे V लिखो चाहे E लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज, N बराबर 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोले तो IRMS। ठीक है, IRMS फाइंड करना है। तो IRMS के लिए बताओ क्या करें, क्या करें? मेरे ख्याल से ऐसे Z के रूप में निकालना चाहेंगे इसको, है ना। देखो ये किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है। और L सर्किट के लिए रेजिस्टेंस को हम XL से लिखते हैं, ठीक है ना। XL बराबर R बराबर V/I। तो VRMS लिखो चाहे ERMS लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। बटे में IRMS, मुझे निकालना है IRMS, तो यहां पे लिख देते हैं IRMS बराबर में आ जाएगा ERMS बटे XL, ठीक है ना। अब वैल्यू लिखते हैं, यहां से देखना एकदम, हम IRMS लिख रहे हैं तो ERMS की वैल्यू बोलो कितनी है? 120 बटे XL की वैल्यू सवाल में नहीं है, पर ध्यान दो 2πNL होती है, 2πNL जो अब तक लगाते आए हैं। तो 120 2 × 3.14 × n की वैल्यू है
60 इंटू एल की वैल्यू है 0.5, ये कहानी है, ठीक है। तो दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो, और ध्यान से देखो दशमलव से ये वाला हमने जीरो काट दिया और इन दोनों को भी काट दिया तो दोनों अंक साफ हो गए, ठीक। अब क्या करें, 6 का भाग यहाँ लगा दिए तो 200 आ जाएगा। अब 200 बटे 314 बच गया, ये आ जाएगा 100 बटे 157। तो आई आरएमएस बराबर 100 बटे 157, ठीक है। ये एम्पियर में, जब पेपर में कैलकुलेशन टफ लगे तो उतना लिख करके छोड़ दीजिए, आप वो भी मान्य है। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा। कितना आ रहा है, 0.637। आपके पास पेपर में टाइम मिले आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 0.637 एम्पियर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसका ये 7 हो रहा है, चलो छोड़ो। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट तथा 16 वोल्ट हैं। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। सर्किट एलआर है। धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व और प्रतिरोध जिनके क्रमशः प्रतिरोध दे रखे हैं। प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध, प्रेरकत्व के प्रतिरोध को हम लिखते हैं, क्या लिखे हैं, एक्सेल लिखना चाहिए है ना, नहीं वोल्टेज, सॉरी, प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर दे रखे हैं। VL की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट और VR की वैल्यू दे रखी है 16 वोल्ट। आपको कह रहा है इन दोनों के कॉम्बो का नेट वोल्ट बता दीजिए कितना है ना। तो नेट वोल्ट तुम्हें याद होगा, LR सर्किट के लिए क्या लिखा जाता है, V बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, बस कहानी खत्म। VR की वैल्यू बोलो कितनी है, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट। ट्रिपलेट याद है तो आराम से करो वरना साल भी कर लो। 256 प्लस 144 400, ये V बराबर, अगर हम यहां से V का आंसर करना चाहें तो 20 वोल्ट, ठीक है। बस इतना ही था। हालांकि कुछ बच्चों को याद होगा 12-16 का ट्रिपलेट 20 होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 2 सवाल और फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में हम पूरे चैप्टर को निपटा देंगे, ठीक। कह रहा है R बराबर 10 ओम है, R बराबर 10 ओम, L बराबर 0.8 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव, उस विभव को ई से बुक में लिखा गया, हालांकि हमें स्मॉल ई से लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने EMF को स्मॉल ई से लिखा था। 240 साइन 300 टी, 240 साइन 300 टी लगाया गया है, ठीक। वोल्टेज, वोल्टेज लगाया गया। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात बोले तो एक्सएल है ना। ध्यान से देखो तो ये E0 की वैल्यू ही ओमेगा की वैल्यू है ना। ये E0 है, ये ओमेगा है, तो हमें एक्सएल चाहिए। तो एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल। तो इसमें जो R बार R और E0 है ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। ओमेगा की वैल्यू है 300, एल की वैल्यू सवाल में 0.8, दशमलव से वाला जीरो कैंसिल, 8 3 कितने होते हैं 24, एक जीरो बढ़ जाएगा तो आ जाएगा एक्सएल बराबर 240 ओम। बस सवाल इतना ही था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एक कुंडली की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोले तो जेड, प्रतिबाधा को कैसे लिखते हैं, जेड से 141.4 141.4 ओम है, ठीक। तथा प्रतिरोध 100 ओम है। प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर से, कितना है 100 ओम। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात बोले तो एक्सएल निकालना है, धारकीय प्रतिघात बोलता तो एक्ससी निकालना होता। सर्किट अगर बखूबी समझे हो तो एलआर सर्किट है। कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट के लिए जो जेड लिखा जाता है वो लिखा जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आप सभी अगर समझ रहे हो तो हमें यहाँ से रूट हटा देना चाहिए, है ना, और सामने स्क्वायर कर लेना चाहिए, ठीक। अब मुझे निकालना है एक्सएल।
तो एक्सएल स्क्वायर को पकड़ो और इधर ले आओ, तो हम लिखेंगे जेड स्क्वायर, ये प्लस का टर्म था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब वैल्यू लिखते हैं। अब चाहो तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी देख सकते हो, जैसे जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है तो हम उसे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी लिख लेते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं z प्लस आर इंटू में z माइनस आर, ठीक है ना। अब वैल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू सवाल में 141 141.4 प्लस 100 एक ब्रैकेट में, अगले में लिखेंगे 141.4 माइनस 100 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 241.4 इंटू 41.4। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है ना। इसका गुणा करने पर कितना आएगा, यहां लिख देते हैं एक्सएल स्क्वायर बराबर, यार इसका गुणा थोड़ा महंगा जाएगा मेरे ख्याल से, आप कर लेना यार, टाइम लगेगा, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिएगा, आपको आंसर बता दे कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है इसका 99.97, अप्रॉक्स आंसर है ये एक्सेल का, ठीक है ना। एक्सेल का जो अप्रॉक्स आंसर है वो कितना है 99.97, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो लगभग अराउंड 10,000 के आ जाएगी। किसके बराबर, 10,000, क्योंकि 10,000 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 100 होता है, तो आंसर 100 के ही तो करीब है। इसका वाला ये वाला जो आंसर है वो गुणा करने पर लगभग 10,000 आ जाएगा, ठीक। कर लेना यार, है ना, टाइम लगेगा। अगर तुमने फोन से कर दिया तो आप ये भी कह देते हो कि फोन से अपना कर देते हैं और हमसे ऐसे करवाते हैं, तो आप कर लेना इसको, ठीक। बस टाइम लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक और लास्ट सवाल, अगला कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की एसी लाइन जोड़ दी गई है, बहुत बढ़िया, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ का प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I के मान ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दे रखा है एक बार नोट करते हैं। 1 ओम प्रतिरोध मतलब R की वैल्यू 1 ओम है, ठीक। 0.01 हेनरी यानी L की वैल्यू 0.01 H है, ये ओम लिखा है, ठीक। के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, मतलब V या Vrms की जो वैल्यू दे रखी है वो है 200 वोल्ट की एसी लाइन जोड़ी गई है, आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक। आपको निकालना क्या क्या है, एक्सेल क्वेश्चन मार्क, जेड क्वेश्चन मार्क, करंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक एक को पकड़ के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। तो पॉइंट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। ए नंबर में चाहिए अपने को एक्सेल। एक्सेल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा, जिसे हम 2 पाई NL देख सकते हैं क्योंकि सवाल में अपने n को डाटा उपलब्ध है ना। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.01, सवाल इतना है, ठीक है ना। तो 2 अंक ये, 2 अंक ये, तो नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो, 4 जीरो। तो हम बताएं नीचे 4 जीरो बढ़ाने का मतलब नीचे 10 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ऊपर -4 ही पड़ा रहने तो कोई आफत नहीं, सिर्फ गुणा करते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, 10 बोले तो हो जाएगा 100। समझ में आया किसी को, ये हो जाएगा 100। तो 2 और 50 से हम ये वाला पूरा पूरा नंबर काट सकते हैं। तो जो एक्सेल की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.14 ओम। क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर ए सॉल्व हो गया है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर बी की, ठीक है। पॉइंट नंबर बी में निकालना है जेड। जेड बराबर होता है V अपन या एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकाल लीजिए, है ना। रूट के अंदर एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। एक्सेल की वैल्यू है 3.14, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बड़ा नंबर जा रहा है।
इसे 2 बार गुणा करके 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। बड़ा झमेला कर दिया यार। कर लोगे क्या? कर लेना यार। इसका गुणा करेंगे ऐसे करके, ध्यान से देखो, 3.14 3.14। गुणा करने पर जो एक बड़ा सा नंबर आएगा उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें 1 जोड़ना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। तो हम सीधा सीधा जेड का आंसर लिखे दे रहे हैं। जेड का आंसर किताब में आ रहा है 3.3 ओम। ठीक, ये हो गया पॉइंट नंबर बी। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी में आपको निकालना है धारा, है ना, धारा निकालनी है। धारा के लिए क्या फार्मूला लगाया जाए? V अपॉन R नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट कॉम्बो है, तो Z की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट R से आप करंट नहीं निकाल सकते। तो हम लिखेंगे ये वाला, क्योंकि हमें फार्मूला पता है Z बराबर V अपॉन I होता है। हमें निकालना है I, तो ये आ जाएगा V अपॉन Z। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब V की वैल्यू सवाल में है 200 और Z की वैल्यू सवाल में है 3.3। दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 2000/33। तो I का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60.6। ठीक है ना, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल और लीगल फार्मूले बने वो हमने लिखे हैं, और समथिंग 16 या 17 न्यूमेरिकल करवाए हैं। ठीक है ना, और अगली क्लास में जो यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उस पर सब पे मार्क किया है। समथिंग 20 न्यूमेरिकल बच रहे हैं अगले वीडियो के लिए। तो जितना टाइम आज की क्लास में लगा है, मेरे ख्याल से 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट जो भी लगा है, देख लेना अपना। और सेम इतने टाइम में हम पार्ट 2 भी इसका लाएंगे, सेम यही टाइम लगेगा और हम सारे न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे। उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा जिसका नाम है मेरे ख्याल से वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें न्यूमेरिकल 10 या 12 है, तो उनको एक ही पार्ट में निपटा दिया जाएगा और उसी के बाद पार्ट 1 फिजिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, फिर आएगा पार्ट 2 जिसमें लाइट और मॉडर्न फिजिक्स है। उन सब में देखते हैं कितने कितने न्यूमेरिकल है, हालांकि वहां उधर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, ज्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट 1 की फिजिक्स में है जो प्रत्यावर्ती धारा तक है, जिसमें यूनिट 5 आते हैं, है ना। तो यूनिट 4 कंप्लीट हो गया, यूनिट 4 अगली वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा यूनिट 5। यूनिट 5 सिर्फ एक ही क्लास होगी, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग यूनिट 6 से कहो, या कह लें पार्ट 2 में यूनिट 1 से, जिसमें 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपनी जो बात है ना वो कमेंट में जरूर शेयर कर दिया करें कि आपको दिक्कत कहां पर आ रही है। ठीक, और आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आप बता दिया करें, तो हम जितना हो सकेगा पॉसिबल वो क्रिएट करवा देंगे। ठीक है ना, जो बायो वाले स्पेशल बच्चे हैं उनको बता दें, बायो बोर्ड पर पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है ना, इसलिए चीजों को थोड़ा वेट करिए। अगर आपको नहीं पढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, पर आपके बाद जो बच्चे आएंगे यकीन करिए उनको डिजिटल बोर्ड के साथ सब कुछ अच्छी सुविधा दी जाएगी। ठीक है ना, बस समय के साथ थोड़ा सा आप मोटिवेट करते रहिए, हम तुम्हें और तुम हमें मोटिवेट करने के लिए सिंपल है कि ये वीडियो को शेयर करते रहिए और दोस्तों को ये भी सुझाव करते रहिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।